गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, हैमिल्टन जैकोबीज इक्वेशन। ठीक है, हम इस आर्टिकल में क्या करेंगे, हैमिल्टन जैकोबीज इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो उसके लिए देखिए क्या कंसीडर किया हमने, लेट देयर बी अ गिवन अ होलोनोमिक सिस्टम वेयर मोशन ओबेज द हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन। हमने एक ऐसा होलोनोमिक सिस्टम कंसीडर किया है जो किसको ओबे करता है, किसको सेटिस्फाई करता है, हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन को। और वो आपने पढ़ी थी, क्या है कि अगर हम एक ओल्ड सिस्टम में हैमिल्टन इक्वेशन लें तो वो ट्रांसफॉर्म कर देता उसको दूसरे नए सिस्टम में, जिसको हमने टिल्ट से रिप्रेजेंट किया था हर एक फंक्शन को। ठीक है, तो आगे इसने क्या कहा, नाउ वी शैल फाइंड। अब हम क्या करेंगे, एक फ्री यूनिवेलेंट कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे। किस तरीके से, सच दैट जो ये ट्रांसपोर्ट हैमिल्टन सिस्टम है इसमें हम क्या लेकर चलेंगे, एच टिल्ट को इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या कंसीडर कर लिया कि एच टिल्ट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो हम क्या फाइंड करेंगे, फ्री यूनिवेलेंट कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए देखिए क्या किया हमने, क्योंकि एच टिल्ट 0 लेकर चल रहे हैं तो यहाँ से इक्वेशन थर्ड से ये भी 0 हो जाएगा और ये भी इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी क्यू आई टिल्ट और पी आई टिल्ट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी दोनों किसके इक्वल आ जाएंगे, 0 के इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर डाल दिया 6। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को इंटीग्रेट करके क्यू आई टिल्ट और पी आई टिल्ट की वैल्यू निकालेंगे। क्योंकि इनका डेरिवेटिव 0 है तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, कॉन्स्टेंट होंगे। ठीक है ना, तो क्यू आई टिल्ट को तो हमने एल्फा आई के इक्वल मान लिया और पी आई टिल्ट को किसके इक्वल मान लिया, बीटा आई के। यानी कि यहाँ पर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ले लिया एल्फा आई और यहाँ ले लिया बीटा आई। तो यहाँ पर एल्फा आई और बीटा आई क्या है, 2n आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं। 2n क्यों है, क्योंकि आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n है, तो n ये और n ये, तो कितने हो गए टोटल, 2n आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हो गए। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट द न्यू वेरिएबल्स आर आइडेंटिकली कॉन्स्टेंट। इसका मतलब जो ये नए वेरिएबल्स आए हैं टिल्ट वाले, क्यू आई टिल्ट और पी आई टिल्ट, ये क्या आ गए हैं, कॉन्स्टेंट आ गए हैं। तो दीज आर आइडेंटिकली कॉन्स्टेंट। ठीक है, knowing the canonical transformation, that is relation between qi and pi and qi tilt and pi tilt, we can express all the qi pi as a function of t and 2n arbitrary constants alpha k and beta k where k varying from 1 to n। qi pi जो ओल्ड वेरिएबल्स हैं उनको हम जो नए वेरिएबल है क्यू आई टिल्ट और पी आई टिल्ट उनके टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो तो अब क्या आ चुके हैं, कांस्टेंट आ चुके हैं। तो इसका मतलब जो पुराने वेरिएबल थे क्यू आई पी आई और टी, उनको हमने किन के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, इन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स अल्फा के और बीटा के की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, के वेरिंग फ्रॉम 1 to n। ठीक है, that is we can find the final equation of motion of given holonomic system completely। अगर हम इनकी वैल्यू निकाल देंगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से सोल्व करके, तो एक तरीके से हमारे पास फाइनल इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा गिवन होलोनोमिक सिस्टम के लिए। देखिए यही कहा, दैट इज ऑल सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम 1 and 2। 1 और 2 का सॉल्यूशन क्या आएगा, क्यू आई पी आई की वैल्यू तो आएगी। इनको सोल्व करने का मतलब यहाँ से इंटीग्रेट करके आप क्यू आई और पी आई निकाल रहे हो, तो वही कहा है इसने। ठीक है, ऑल द हम यहाँ से क्या ले सकते हैं, सारे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं सिस्टम 1 और 2 के। We know that for such a univalent free canonical transformation there exists a generating function s for which these three equations are satisfied। ये लास्ट आर्टिकल में मैं आपको बता चुकी हूँ, लास्ट लेक्चर में आपने यही किया था, फ्री कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर यूनिवेलेंट के लिए c को इक्वल टू 1 पुट किया था। तो हम पढ़ चुके हैं जो फ्री यूनिवेलेंट फ्री कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है उसके लिए एक जनरेटिंग फंक्शन s आया था, जो किसका फंक्शन आया था, टी क्यू आई और क्यू आई टिल्ट का, और फॉर जिसके लिए ये 3 इक्वेशंस देखिए यहाँ पर आई थी। तो वो 3 इक्वेशंस हमने ये ले ली। ठीक है, फर्स्ट 2 इक्वेशंस को इक्वेशन 8 डाल दिया और लास्ट इक्वेशन को इक्वेशन 9 डाल दिया। क्लियर है यहाँ तक। और ये एस फंक्शन जो आता था उसको हम क्या बोलते थे, जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, अब और सी भी आता था, सी क्या होता था, वैलेंस होता था कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का, और यूनिवेलेंट है तो सी को हम 1 रख देते थे। ठीक है, अब यूजिंग 5, 8 and 9 वी गेट, देखिए हम 9 से शुरुआत करते हैं। 9 क्या है, एच टिल्ट इक्वल टू एच प्लस कर्ल एस बाई कर्ल टी। इसमें 5th इक्वेशन का यूज़ कीजिए। 5th इक्वेशन में आप एच टिल्ट को इक्वल टू 0 लेकर चल रहे हो, तो ये यहाँ पर एच टिल्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इक्वेशन क्या बनी, कर्ल एस बाई कर्ल टी प्लस एच इक्वल टू 0, और एच किसका फंक्शन था, टी क्यू आई और पी आई का फंक्शन था। ठीक है, अब यहाँ से आप इक्वेशन नंबर 8 का यूज़ कीजिए। पी आई किसके इक्वल है, कर्ल एस बाय कर्ल क्यू आई के।
ठीक है। तो नाइन्थ इक्वेशन बनेगी कर्ल एस बाय कर्ल टी प्लस एच विच इज़ अ फंक्शन ऑफ टी क्यू आई, और पी आई की वैल्यू इस इक्वेशन से पुट कर दी, कर्ल एस बाय कर्ल क्यू आई इक्वल टू फिफ्थ इक्वेशन से एच टिल्ड 0 आ चुका है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 10। और यही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है 10th इक्वेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, हैमिल्टन जैकोबीज इक्वेशन, जो आपको डिराइव करनी थी, हैमिल्टन जैकोबीज इक्वेशन। ठीक है, आगे देखिए इसने क्या कहा है, द फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन इज वेरी सिंपल टू राइट डाउन। क्यों? क्योंकि देखिए गिवन अ स्पेसिफिक हैमिल्टन फंक्शन एच, जो कि किसका, यही सारी बातें बता रहा है जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। हैमिल्टन फंक्शन एच किसका फंक्शन था, टी क्यू आई और पी आई का। पी आई यहाँ पर क्या है, मोमेंटम कंपोनेंट्स हैं, उनको हम अब रिप्लेस कर सकते हैं किससे, पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ एस से, यानी कि पी आई को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, कर्ल एस बाय कर्ल क्यू आई से, एज इन इक्वेशन 8, जैसे कि इक्वेशन 8 में आपने किया था। ठीक है, द रिजल्ट इज अब जो रिजल्ट आया है वो क्या आया है, एक फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आई है। जो इक्वेशन आई है ये 10th इक्वेशन, ये क्या आई है, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आई है। बाय अजम्पशन द न्यू जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स आर कांस्टेंट, और आप क्या अज्यूम करके चले थे, क्या आ गया था आपके पास कि जो नए आपके पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट थे क्यू आई टिल्ट, वो क्या आ चुके थे, कांस्टेंट। ठीक है, हैंस द फॉर्म ऑफ जनरेटिंग फंक्शन एस इज, अब जो जनरेटिंग फंक्शन एस है वो किसका फंक्शन होता था, टी क्यू आई टिल्ट का। क्यू आई टिल्ट को किससे रिप्लेस कर दो, अल्फा के से, तो एस अब किस का फंक्शन हो जाएगा, टी क्यू आई जो Q1 Q2 Qn थे, और क्यू आई टिल्ट की जगह अल्फा के आ जाएगा, और के भी वेरिंग फ्रॉम 1 to n है, तो उनकी जगह आ जाएगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n। ठीक है, तो एस मतलब के लिखो या आई लिखो, क्योंकि दोनों ही 1 to n वेरी कर रहे हैं, तो एस मतलब किसका फंक्शन आ गया, टी क्यू आई और अल्फा आई का। ठीक है, जनरेटिंग फंक्शन। अब इसने कहा दिस जनरेटिंग फंक्शन डिपेंड्स ऑन ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एंड टाइम टी, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट क्यू आई और टी पर डिपेंड कर रहा है ये फंक्शन। ठीक है, सो फंक्शन एस जो है अब वो कितने वेरिएबल्स का फंक्शन आ चुका है, n+1। n+1 क्यों, क्यू आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n है, n तो ये हो गए और एक टी, तो टोटल n+1 वेरिएबल हो गए, और n पैरामीटर्स हो गए, क्योंकि अल्फा आई फिर से 1 to n है, तो वो n पैरामीटर्स आ गए। ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन 10 इज इक्विवेलेंट टू फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ ओरिजिनल कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या कह रहा है कि हम 10th जो इक्वेशन आई है हैमिल्टन जैकोबीज इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन निकाल लें, या फिर जो हमारे पास ओरिजिनल कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन थी इसका सॉल्यूशन निकाल लें। हमारे पास एक ही बात है, दोनों इक्विवेलेंट है। ठीक है, उसी से ही तो हम यहाँ पर तक पहुँचे हैं। तो बिसाइड्स द हैमिल्टन जैकोबीज इक्वेशन 10 एस जो फंक्शन जनरेटिंग फंक्शन वो इसका डिटर्मिनेंट वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आना चाहिए। तो मस्ट होल्ड फॉर अ जनरेटिंग फंक्शन, मतलब ये कंडीशन एस के द्वारा जनरेटिंग फंक्शन के द्वारा जरूर सेटिस्फाई होनी चाहिए। एज सुन एज द जनरेटिंग फंक्शन इज फाउंड द फॉर्मूला 8 विल डिफाइन द रिक्वायर्ड यूनिवैलेंट फ्री कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या कह रहा है, जैसे ही आपने एस जनरेटिंग फंक्शन को फाउंड कर लिया, यानी कि अगर आपके पास एस फंक्शन आ गया तो इक्वेशन 8 से आप क्या निकाल सकते हो, यूनिवैलेंट फ्री कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हो, क्योंकि इसके लिए आपको एस की ही वैल्यू चाहिए। जैसे ही आप जनरेटिंग फंक्शन निकाल लोगे, ठीक है, तो 8th इक्वेशन से आपके पास क्या आ जाएंगी, यूनिवैलेंट फ्री कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी आ जाएंगी।